हेलो बच्चों, आप सभी का पावन के इतिहास की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग लगातार मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए, आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंचने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो में क्या है। अध्याय 10वां हम पढ़ रहे हैं औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में, और ये 7वीं और अंतिम वीडियो आप तक जो पहुँचने वाली है। लेकिन आपने इससे पहले की जो वीडियो थी, 6ठी वीडियो, उसको अगर ध्यान से सुना होगा तो उसी का ही मैं छोटा सा टेस्ट लेने वाला हूं, तो जल्दी तैयार हो जाइए। उसी तरह से आपको सही या गलत बताना है। पहली स्टेटमेंट ये रही, मजदूरों द्वारा तैयार किया गया मांग चार्टर के कारण ही आंदोलन को चार्टिस्ट आंदोलन कहा जाने लगा। सही या गलत? चार्टिस्ट आंदोलन कैसे पड़ा था? यस, बिल्कुल सही है। चार्टर एक्ट बनाए जाने, चार्टर तैयार करने के 6 मांगों का चार्टर तैयार किया गया था, उसके कारण ही बना चार्टिस्ट आंदोलन कहलाया गया। दूसरी स्टेटमेंट, चार्टिस्ट आंदोलन 1833 ईस्वी में आरंभ हुआ था। यस, बात कीजिए, फटाफट कीजिए। सुधार अधिनियम 32 में, तो 32 में ही यह आंदोलन शुरू हुआ था, तो गलत स्टेटमेंट हुई। तीसरी स्टेटमेंट ये रही कि 1839 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलनों ने अपनी 6 मांगों वाला चार्टर संसद के समक्ष पेश किया और वह स्वीकार हो गया। सही है या गलत? भाई यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। 39 में और 6 मांगों का चार्टर बनाया गया, लेकिन यह स्वीकार नहीं होता। क्या हुआ था? अस्वीकार हुआ था, तो इस तरह से ये गलत स्टेटमेंट हुई। चौथी स्टेटमेंट ये रही कि फ्रांसीसी क्रांति 1848 ईस्वी में हुई थी। सही या गलत? बिल्कुल सही है। और अभी नहीं आया है, कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगा। सही है ये। और 5वां है, इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे विलियम लावेट, थॉमस एटवुड तथा फियरगस ओकोनर। बिल्कुल सही है, गलत? बिल्कुल सही है। ये सारे के सारे इनके प्रमुख नेता थे चार्टिस्ट आंदोलन के। अब चलिए, क्योंकि हमने जो 6ठे पार्ट में किया था वो हमने पढ़े थे चार्टिस्ट आंदोलन की असफलता के 4 कारण अब तक हमने पढ़ लिए हैं। अब इसमें 4 के आगे हम पढ़ने वाले हैं ना। और एक और नया विषय हम बात करेंगे, और वो क्या रहेगा कि क्या वहाँ इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, सही या गलत, किसमें मायने हैं, क्या है, वो भी हम जो है वो चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पहले, सबसे पहले आंदोलन की असफलता के कारण, और ये 5वां जो है वो कारण है अन्य मजदूर संघ द्वारा असहयोग। देखिए 4 की बात करें तो पहला जो कारण था वो था अयोग्य नेतृत्व, है ना, बात कर चुके हैं। अयोग्य नेतृत्व था, उनमें बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता का अनुभव नहीं था। और दूसरा कारण था हिंसक आंदोलन, बहुत सारे हिंसक दंगे हुए, फसाद हुए, जिससे लोगों ने जो समर्थन नहीं किया, इस कारण भी सफल रहा। तीसरा था आर्थिक समृद्धि, कि 1840 ईस्वी में जो है इंग्लैंड के लोगों में आर्थिक समृद्धि आ गई थी, उनमें बहुत सारी चीज़ें जो है उनको मिलने लगी थी, उद्योग धंधे बड़ी मात्रा में जो कार्य होने लगा, और वहाँ से बना हुआ माल सस्ता मिलने लगा, बैंकिंग प्रणाली सुविधा हुई, अनाज की कीमतों में जो है कमी आई। ये तीसरा कारण था कि आर्थिक समृद्धि के कारण भी जो समृद्ध होते गए लोग, उन्होंने इस आंदोलन को छोड़ना शुरू करते रहे। और चौथा जो कारण था, जो हमने पढ़ा था अंतिम, वो पढ़ा था कि मध्य श्रेणी की शक्ति का बढ़ना, कि जो मध्य श्रेणी के लोग थे उनमें काफ़ी परिवर्तन आया था। वो अब ना गरीब रहे थे, लेकिन इतने अमीर भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अमीरों का साथ दिया। उस प्रकार से बहुमत अब किसका हो गया था? अमीर और जो मध्यम वर्ग था, इसलिए मजदूर वर्ग की तरफ जो है वो रुझान नहीं था, और इस कारण भी ये असफल हुआ। तो ये 4 हम पढ़ चुके हैं। 5वां पढ़ लेते हैं, अन्य मजदूर संघ द्वारा असहयोग। उस समय जब चार्टिस्ट आंदोलन थे, उनको अन्य जो मजदूर संगठन थे जो औद्योगिक क्षेत्र में सुधार के लिए संघर्ष कर रहे थे, उद्योगों में जो बच्चों के शास्त्रियों के साथ जो है हो रहा था, उसके लिए जो सुधार किए जा रहे थे, उसके लिए जो मांग कर रहे थे, उन आंदोलनकारियों का इन्हें जो है समर्थन नहीं मिला था। क्योंकि ये जो आंदोलन था चार्टिस्ट आंदोलन, ये केवल राजनीतिक मांगों की बात कर रहे थे, राजनीतिक तौर पर, कि भाई उन्हें जो है ये अधिकार हो, वोट देने का अधिकार होना चाहिए, उनको जो है समांतर जो है वो चुनाव प्रणाली हो, ऐसे जो है वो उनके मांगे थी चार्टर में। लेकिन सामाजिक और धार्मिक या आर्थिक तौर पर जो मांगे थी वो और राजनीतिक संगठन जो है मांग रहे थे, इनको सहयोग जो है प्राप्त नहीं था, इसलिए भी ये जो है चार्टिस्ट जो है वो सफल नहीं हुए। फिर 6ठा आता है जाली हस्ताक्षरों का बुरा प्रभाव, जिसकी बात हम कर चुके हैं कि बहुत बड़ा 55 लाख जो लोगों के जो है वो 39 ईस्वी में संसद में जो है वो रखे गए, इतने साइन करके, लेकिन उनमें से अधिकतर कैसे थे? 20 लाख के हस्ताक्षर कैसे थे? वो झूठे थे।
जाली थे, तो इसका भी क्या प्रभाव पड़ा, लोगों के ऊपर गलत बुरा प्रभाव पड़ा। तो ये भी कारण हुआ सफलता का कारण। और सातवां जो कारण था वो था आंदोलन का समय से पूर्व होना, कि समय से पूर्व होना। जिस समय यह आंदोलन आरंभ हुआ उस समय मजदूर आर्थिक पक्ष से बहुत पिछड़े हुए थे। जब ये 32 या 36 में जब प्रारंभ हुआ, ज़्यादा तौर पर मोटे उसमें जो है 36 के बाद ही ये प्रारंभ हुआ पूरी तरह से हिंसक तौर पर। उससे पहले भी आंदोलन था। 32 में जब ये शुरू हुआ, ये शुरू की बात कर रहा है, तो उस समय कैसे थे लोग, आर्थिक पक्ष से समृद्ध नहीं थे, आस्ते आस्ते करके समृद्ध होते गए। तो भाई एक तो आर्थिक तौर पर समृद्ध नहीं थे, इस कारण भी आंदोलन जो है, क्योंकि आंदोलन करना है पैसे की भी जरूरत होती है, और राजनीतिक पक्ष से बहुत कमजोर थे, इनके पास कोई विशेषाधिकार नहीं थे, वोट डालने का अधिकार तक नहीं था, तो सरकार को कैसे बदलते। तो इनके साधन भी सीमित थे, और ऐसी परिस्थितियों में आंदोलन का असफल होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। तो ये अंतिम कारण था कि आंदोलन का समय से पूर्व होना। उनके पास इतना धन भी नहीं था, इतना उनके पास जो है कोई भी किसी भी तरह की जो परिस्थितियां थी वो इस आंदोलन को चलाने के पक्ष में नहीं थी। फिर बात कर लेते हैं वो है चार्टिस्ट आंदोलनों के प्रभाव। इसका प्रभाव क्या रहा, भी असफल हो गया, लेकिन देखिए प्रभाव तो छोड़ता है ना, हर चीज़ जो भी चीज़ घटती है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं जो वो रह जाता है। तो इसका प्रभाव क्या रहा लोगों के जीवन में, पहला पढ़ लेते हैं, लोगों की कठिनाइयों में कमी। फैक्ट्री एक्ट के पास होने से मजदूरों की जो स्थिति थी उनमें सुधार आया। देखिए फैक्ट्री एक्ट पारित हुए उन दिनों में ही, चार्टिस्ट जब आंदोलन चल रहा था उन्हीं दिनों। फिर म्यूनिसिपल एक्ट पारित किया गया, उसके कारण क्या हुआ कि म्यूनिसिपल जो है कमेटियां बनाई गई शहरों में, और उनका कार्य क्या होता था कि सफाई करना, वहाँ की जितनी भी मुश्किलातें हैं उनको दूर करना। तो ये भी सुधार हुआ, और इस कारण जो है अब जो नए शहर बने थे वहाँ गंदगी वगैरह का जो है वो प्रावधान किया गया, लोग अच्छे से रहने लगे, बहुत सारी चीज़ें मिलने लगी। फिर एक और जो लॉ जो है पारित किया गया था वो था पुअर लॉ। इससे क्या था कि गरीबों को काफ़ी जो है राहत मिली, उनकी सहायता होने लगी, और इस प्रकार से उन्हें जो है वो खाने पीने के सामान में भी उनको रियायत मिलने लगी। तो इस प्रकार से सरकार ने इन सुधारों के जरिए जो लोगों की कठिनाइयों को दूर किया, कम किया। ये प्रभाव किसके कारण हुआ, चार्टिस्ट आंदोलनों के कारण। ये दबाव पड़ा सरकार के ऊपर ऐसा करने के लिए, तो पैरेलल सरकार ये भी करती रही। फिर दूसरा ये प्रभाव पड़ा लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आया। दूसरा है मजदूरों में एकता, कि चार्टिस्ट जो आंदोलन मजदूरों तथा कारीगरों ने जो चलाया था, उन्होंने इसके लिए कई संगठन और सभाएं बनाई, जिसकी बात हम कर चुके हैं। यद्यपि ये जो आंदोलन था असफल हो गया, लेकिन लोगों को ये मालूम हुआ कि एकता का जो भावना या एकता से रहने से, संगठित तौर पर होने से जो है क्या अच्छे प्रभाव हो सकते हैं। जो हमने ये पढ़े, जो एक्ट पारित हुए, फैक्ट्री एक्ट, म्यूनिसिपल एक्ट या पुअर लॉ, किसके कारण हुआ, ये इसी चार्टिस्ट आंदोलन का प्रभाव था। तो लोगों ने एकता का जो भाव था या जो भावना थी या संगठित तौर पर रहना, वो सीखा था इसी आंदोलन से। क्लियर हो गया जी। अब बात कर लेते हैं, ये प्रभाव हम पढ़ रहे हैं उस आंदोलन का, और आंदोलन का जो महत्व है, तीसरा पॉइंट है कि महत्व था इस आंदोलन का क्यों। एक, पहले साहित्य पर प्रभाव। देखिए इस आंदोलन ने साहित्य को बहुत ज़्यादा जो प्रभावित किया। उस समय के जो लेखक थे, कवि हुए, उनकी जो रचनाएं थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुई, तो उसके बाद जो सामाजिक जो लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ा, उनके समाज, उनके जो परिवार थे छिन्न भिन्न हो गए, बच्चे कैसे जीवन जीते थे, स्त्रियों को कैसे काम पर लगाया जाता था, और कैसा उनका जीवन था, इनके ऊपर जो है वो रचनाएं लिखी गई, चाहे कविताएं हो चाहे वो लेख लिखे गए हों। तो इन रचनाओं से प्रभावित होकर ही सरकार ने, क्योंकि जब ये फैलने लगी इन रचनाओं का, क्योंकि सबसे कहते हैं कि जब ज्ञान जो है वो फैलता है वो क्रांतियाँ घटित करता है, ऐसा होता है। तो ऐसा ही हुआ। तो जो साहित्य इन चीज़ों से प्रभावित होकर जो साहित्य था वो लोगों तक पहुंचने लगा, और इससे क्या हुआ, अब सरकार भी जो है वो जागी, नींद से जागी, और इस प्रकार से नए नए सुधार हुए। तो ये भी प्रभाव जो है वो पड़ा साहित्य के ऊपर प्रभाव। फिर ख है राजनीतिक विचारधारा पर प्रभाव। इस आंदोलन जो है राजनीतिक तौर पर जो विचारधारा पहले से चली आ रही थी उसके ऊपर भी प्रभाव डाला। किस तरह से कि इस आंदोलन से प्रभावित होकर कई राजनीतिज्ञों ने मजदूरों के साथ हो रहे शोषण के विरुद्ध जोरदार आवाज लाई। ऐसा ही नहीं था कि लोग जो है केवल इनके विरुद्ध थे, अच्छे लोग जो अमीर आदमी थे उन्होंने भी देखा उनके व्यवहार को, उनके शोषण जो कर रहे थे लोग, इसलिए वो भी बहुत सारे लोग इनके साथ हो, जिनका नाम आता है जॉन स्टुअर्ट मिल या जो डिज़रायली थे। ये जो राजनीतिज्ञ थे इन्होंने भी कारखानों में काम कर रहे मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए अनेक कानून जो है पास करवाए, और जिसके परिणामस्वरूप क्या हुआ कि जो मजदूर थे उनकी स्थिति जो है वो काफ़ी सुधरी।
तो ये भी प्रभाव पड़ा इन्हीं आंदोलन का। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं, अंतिम जो हमारा विषय है वो है कि क्या वहाँ, हम इंग्लैंड की बात करें, औद्योगिक क्रांति हुई थी। इस संदर्भ में भी जो है इतिहासकारों में दो मतभेद हैं। पहले तरह के जो इतिहासकार है वो कहते हैं भी क्रांति हुई ही नहीं, इसे क्रांति नहीं कहेंगे, और दूसरा पक्ष कहता है कि निस्संदेह ये एक क्रांति थी। तो चलिए पहला पक्ष पढ़ लेते हैं, वो है प्रथम पक्ष, वो है वो इतिहासकार जो कहते हैं भाई ये क्रांति ही नहीं थी, मतलब औद्योगिक क्रांति ही नहीं थी। ये क्या कह रहे हैं कि कुछ इतिहासकार ब्रिटेन में आई जो औद्योगिक क्रांति, उसे क्रांति स्वीकार नहीं करते हैं। उनका कथन है कि औद्योगिकरण की यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी। ये पहला जो है अपने पक्ष में तर्क देते हैं कि औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया थी वो बहुत धीमी थी, आहिस्ता आहिस्ता कर कर आया। तो एक समय को ये कहना कि इस समय ही आई, ये गलत था। दूसरा ये क्या कहते हैं कि जो परिवर्तन था वो अचानक, क्रांति का मतलब होता है, क्रांति का मतलब एकदम कोई चीज में परिवर्तन आ जाना, उसे कहते हैं क्रांतिकारी परिवर्तन। कोई धीरे धीरे करके परिवर्तन, उसे क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं कहता, तो इसे क्रांति नहीं जोड़ेंगे, ये कहा जा रहे हैं। ये बोलें जो परिवर्तन था वो अचानक नहीं आया था, ये लंबे समय से आहिस्ता करके धीमी प्रक्रिया के कारण ये जो परिवर्तन आया था, इसलिए हम इसे औद्योगिक क्रांति नहीं कहेंगे। ये भी उन्होंने पक्ष रखा। फिर 19वीं शताब्दी शुरू, ये कहता है कि 19वीं शताब्दी शुरू होने के काफ़ी समय के बाद भी इंग्लैंड में ऐसे बहुत सारी जगह थी जहाँ पर औद्योगिकरण नहीं था। केवल मात्र कुछ शहरों की ही बात ये करते हैं, जिसमें लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम या न्यूकॉलस में ही जो है वो ये परिवर्तन देखने को मिले थे, जो औद्योगिकरण हुआ था, ये उद्योग स्थापित हुए थे। तो इस प्रकार से ये कहना कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति हुई थी, पूरे इंग्लैंड में, तो ऐसा नहीं था। ठीक है, इन्होंने अपने पक्ष में ये कह रहे हैं कि भाई ये पहला पक्ष है जो ये कह रहे हैं इतिहासकार कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी। इसके अलावा और क्या बोल रहे हैं ये कि जो सूती कपड़ा उद्योग का जो विकास हुआ था वो 1760 से लेकर 1820 ईस्वी के दशक में, तो काफ़ी लंबा अरसा जो इसमें जो है लगा था। और जो तैयार माल था, इसकी बात भी कर रहे हैं कि जो खपत होता था तैयार माल, वो इंग्लैंड में कम होता था और विदेशों में अधिक होता था। तो भाई विदेशों में माल जा रहा है तो क्रांति का यहाँ पर क्या मतलब लेने देना। क्रांति तो वहाँ आई होगी ना जहाँ पर ये माल बिका होगा और उनमें पहले जो है हाथ से बनाते होंगे और एकदम से कोई मशीनों से बना हुआ माल जो है आ गया जैसे भारतवर्ष में, तो वहाँ तो क्रांतिकारी परिवर्तन आया होगा। इसके अतिरिक्त यह कहता है इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक जो धातु से बनी मशीनें और भाप की शक्ति का दुर्लभ था। ये कहते हैं कि देखिए अगर वहाँ क्रांति हुई है तो मतलब जो भाप से या मशीनें जो थी वो अधिक मात्रा में इस्तेमाल होनी चाहिए थी। ये कहता है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जाकर, अंतिम समय में जाकर जो है ये चीज़ें देखने को मिली थी, चाहे वो मशीनें हो चाहे भाप से चलने वाले इंजन थे, इससे पहले नहीं थे। तो ये अपने पक्ष में जो तर्क देते हैं कि इंग्लैंड में क्रांति कोई नहीं हुई, औद्योगिक क्रांति। फिर दूसरा जो पक्ष है, जो स्ट्रॉन्ग पक्ष है, वो कहता है कि भाई औद्योगिक क्रांति हुई थी। ठीक है, ये पक्ष देते हैं औद्योगिक क्रांति हुई, और उसमें सबसे पहला ये तर्क देते हैं कि अब जो पहले जो काम हाथों से होता था वो अब मशीनों के द्वारा होने लगा था, मशीनों के जरिए, कारखानों के जरिए अधिक मात्रा में, तो इसलिए इसे औद्योगिक क्रांति बोलेंगे। दूसरा, मशीनों को चलाने के लिए जल शक्ति की अपेक्षा भाप शक्ति का प्रयोग, इंजन बनने लगे थे भाप शक्ति, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, भाप से शक्ति से चलने वाले इंजनों का इस्तेमाल। तो लोगों के बजाय, लोग जो घरेलू उद्योग चलते थे उनके बजाय अब जो है इंजनों के द्वारा उद्योगों में माल जो है बनने लगा था। तो ये दूसरा कारण, दूसरा बताते हैं दूसरा पक्ष। तीसरा बोलते हैं कृषि के लिए मशीनों का प्रयोग आरंभ हो गया था, जैसे कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल या कोई और मशीनें काटने के लिए या उसको निकालने के लिए, इस तरह के मशीनों का इस्तेमाल किया जाना, ये औद्योगिकरण कहलाता है। चौथा उन्होंने कहा था कि यातायात के साधनों में सुधार हुए, पक्की सड़कें बनाई गई, नहरें बनाई गई, जिसकी हमने बात कर चुके हैं, और रेलों का प्रचलन बढ़ गया था। रेलों का प्रचलन का बढ़ने का मतलब, टेक्निक का आने का मतलब है कि परिवर्तन आया, तो इस परिवर्तन को कहा गया औद्योगिक क्रांति। फिर रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में लोग जो उस समय क्या हुआ, शहरों में आ गए, गांव छोड़कर कहाँ आ गए, शहरों में आए। क्यों आए भाई? क्योंकि वहां पर नौकरी उनको मिल रही थी, उद्योगों में उद्योग चल रहे थे, तो इस कारण जो है इसको औद्योगिक क्रांति बोलेंगे। यह क्रांति थी कि लोग बड़ी संख्या में वहां पर आए, बसे, तो इस प्रकार से नया परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन हुआ एकदम से ही। फिर बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण अनेक नए शहर जिसमें बीमा हो या बैंकिंग सेवाएं हो अस्तित्व में आई। तो बैंकिंग प्रणाली ही बताती है कि उस समय की जो उनका सेवाएं थी किसी भी प्रकार की,
बैंक उस जगह के ऊपर ज़्यादा खुलने की संभावना रहती है जहाँ पर आमदनी ज़्यादा, पैसा ज़्यादा, पूंजी ज़्यादा होती है। तो पूंजी का ज़्यादा आना मतलब एक तरह का बड़ा परिवर्तन था। और कहाँ से आया? वो उद्योगों से आया। तो शहरों में बीमा या बैंकिंग व्यवस्था शुरू होना, नए शहर स्थापित होना, ये किसके घोतक है? ये है कि कुछ बड़ा परिवर्तन हुआ। और किसके कारण आया था? यह आया था उद्योगीकरण के कारण। फिर और ये बोलते हैं कि उत्पादन में वृद्धि के कारण देश में खुशहाली आई। जो सामान बिक रहा था वो विदेशों में बेशक जा रहा था, लेकिन उससे जो पैसा आ रहा था उस देश के लिए आ रहा था। इससे क्या हुआ? उत्पादन में भी वृद्धि हुई और खुशहाली हुई उससे, उस देश की। फिर 8वां क्या बोल रहे हैं कि उसने लघु उद्योगों का अंत कर दिया था और विशाल कारखानों की स्थापना हुई थी। लघु उद्योग का अंत हो चुका था पूरी तरह से, और जो सामान था कहाँ बनने लगा था? उद्योगों में, बड़े बड़े कारखानों में। फिर ये कहता है इसी कारण, इस औद्योगिक क्रांति के कारण ही पूंजी के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई थी, जिसमें बैंकीकरण, बीमा जैसी सेवाएं जो है वो सम्मिलित थी। फिर 10वां था इन कारखानों में काम करने वाले मजदूर, स्त्रियां और बच्चों का जीवन दूभर हो गया था, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि ये कारखाने स्थापित थे भाई, यहाँ पर मजदूर जो काम करने उनकी स्थिति बहुत बदतर थी, स्त्रियों की स्थिति बहुत बदतर थी, बच्चों से काम लिया जाता, 8 साल के कम समय से बच्चों से भी काम लिया जाता था। उनको जो कभी भी स्कूल नहीं भेजा जाता। तो ऐसी स्थिति जो इंग्लैंड में थी, तो किसके कारण? ये उस कारखाना, उस औद्योगिक क्रांति के कारण। 11वां बोलता है इस कारण ब्रिटेन की जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि आई। जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि होने का मतलब था कि गरीब लोग तो इसलिए भी जनसंख्या ज़्यादा कर सकता है क्योंकि उसे कम वेतन पर जो है लगाया जाता था। और अधिक वेतन का मतलब है कब आएगा? जब उनके पास बच्चे ज़्यादा होंगे। ये कब स्थिति है? भारतवर्ष में भी इसी प्रकार की स्थितियाँ रही है। ऐसी सोच होती थी, जब पढ़े लिखे नहीं होता था समाज, तो सोचते थे जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ही कमाई का साधन ज़्यादा होगा। तो यही शायद प्रभाव रहा होगा कि लोगों ने जनसंख्या में ज़्यादा वृद्धि करी, और उस दौरान इस जनसंख्या को जो है, जो अत्यधिक वृद्धि हुई, उसे दूसरे देशों में खपा दिया गया, जैसे कि साउथ अफ्रीका हो गए, या जो आपके अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के देशों में। तो ये जनसंख्या का बढ़ना ये भी किसके कारण हुआ? इसी औद्योगिकरण के कारण। फिर 12वां आता है श्रमिक वर्ग ने ट्रेड यूनियन और राजनीतिक अधिकारों की मांग की कि एक बड़ा परिवर्तन आया। उसके कारण, उस बड़े परिवर्तन के कारण क्या हुआ? उसमें बहुत सारी ऐसे चीज़ें जो, जैसे कि मजदूर वर्ग जो थे वो शोषित हो रहे थे औद्योगिकरण के कारण। तो उन्होंने ट्रेड यूनियन जो बनाना शुरू किया और राजनीतिक अधिकारों की मांग की। इस प्रकार से आंदोलन शुरू हुए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा परिवर्तन था, और उसके बड़े परिवर्तन के विरुद्ध जो लोग खड़े हुए, तो उसके कारण ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर क्रांति घटी, और उसके कारण ही लोगों ने भी आंदोलन शुरू किए। और अंतिम जो का देता है और अपने पक्ष में तर्क देता है कि उसने विज्ञान और तकनीकी ज्ञान में नवीन खोजों को प्रोत्साहन दिया इसी के कारण। तो निष्कर्ष निकलता है कि निस्संदेह औद्योगिक परिवर्तनों ने समाज पर इतने दूरगामी प्रभाव डाले कि उन्हें क्रांति करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। परिवर्तन आए, लोगों के जीवन में उनको प्रभावित किया, उन्हें काम करने के लिए जो है वो शहरों में जाना पड़ा, और सभी परिवार को लगना पड़ा। जहाँ स्त्रियाँ पहले घर को संभालती थी, अब उन्हें भी काम करना पड़ा। उनको शोषित किया गया। बच्चों को जो है पढ़ने के लिए बजाय पढ़ने भेजने के लिए जो उनको काम पे लगाया गया। तो एक नया परिवर्तन आया, और उस परिवर्तन के कारण क्या हुआ? एक क्रांति आई, जीवन में अलग तरह के आंदोलन हुए। ये सारे जो है क्रांति ही कहलाती है। तो इस प्रकार से ये निष्कर्ष निकलता है। और अंत में कुछ लाइन जो है, जो हमेशा लेकर आता हूँ, ईश्वर की लाइन है कि मनुष्य यदि ईश्वर को पहचान जाए तो उससे बड़ा कोई और ज्ञान नहीं हो सकता है। वो ज्ञान जिसे बुद्धा ने भी हासिल किया, वो ज्ञान जिसे जैन ने भी हासिल किया। तो ईश्वर को जानना, पहचानना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं उस ईश्वर की बात कर रहा हूँ जो आपको सुबह शाम आपको जीने के लिए जो है वो कुछ न कुछ चीज़ प्रोवाइड करता है, हर एक चीज़ प्रोवाइड करता है। आप देखिए चारों तरफ उस ईश्वर के हस्ताक्षर है। आपको हर चीज़ जो नज़र आ रही हो ईश्वर के ही हस्ताक्षर है। तो इसे समझिए, आपको समझाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, आप अच्छे से समझ पाते हैं हमारे से ज़्यादा। तो आप मुझे अच्छे से सुनते हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।